नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी। आज अपन राजस्थान कोचिंग क्लास के पेज पर राजस्थान कोचिंग क्लास के चैनल पर सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अपन ने सामान्य हिंदी की 5 क्लासें हो चुकी हैं अपनी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उनको देखें, क्योंकि ये हिंदी की वो रूट चीज़ है, वो जड़ है उनमें, जो आपको जीरो से लेकर बिल्कुल उच्च स्तर तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, अपन ने देख लिया था हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा का विकास। आपको कोचिंग क्लासों में काफ़ी कम पढ़ने को मिलेगा हिंदी भाषा का इतिहास, लेकिन हमारे राजस्थान कोचिंग के चैनल पर आपको सामान्य हिंदी का संपूर्ण इतिहास बड़े अच्छे तरीके से 5 क्लासों में विस्तृत रूप में आपको मिल जाएगा। अपन ने देख लिया था कि जो देव भाषा है वह संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा से अपनी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। यानी संस्कृत से बनी फिर पाली भाषा, और पाली से आई प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपनी आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश से एक अपभ्रंश था सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? पूरे 5 थे अपभ्रंश, पूरे 5 अपभ्रंश थे, लेकिन एक अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश जिससे अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ, वह कौन सा था? सौरसेनी अपभ्रंश था। दोस्तों, इसी सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी? अपनी हिंदी भाषा बनी। हिंदी भाषा बनी। एक अपन ये चीज देख ले, जो हिंदी शब्द है इसका सबसे पहले उच्चारण आमिर खुसरो ने किया था। आमिर खुसरो, इसने हिंदी शब्द, हिंदी या एक शब्द और इसने काम में लिया था हिंदवी, हिंदी या हिंदवी शब्द इसने काम में लिया था। किसने लिया? आमिर खुसरो ने लिया था। मेरे दोस्तों, ये अपन ने देख लिया था। एक अपन ने देख लिया था कि हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, यानी अपने संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। एक अपन ने देख लिया था कि इसका भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, यानी मध्य भारत मुख्यतः हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, यह अपन ने देख लिया था। अब देखो, अपन हिंदी व्याकरण के तहत हिंदी व्याकरण को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन सा? एक तो है वर्ण विचार, एक पढ़ेंगे अपन शब्द विचार, और अंतिम होगा वाक्य विचार। अंतिम क्या होगा? वाक्य विचार। अपन इनका अध्ययन करेंगे। यानी अपन हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वह कौन सा आता है? वर्ण विचार। सूक्ष्म की बात करते हैं तो वह कौन सा है? वर्ण विचार। उसके बाद आता है अपना शब्द विचार, और उसके बाद आता है वाक्य विचार आता है। दोस्तों, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द विचार, और फिर पढ़ेंगे वाक्य विचार। हालांकि अगर अपन साइकोलॉजी की दृष्टि से, अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो अपन को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलना चाहिए, यानी सबसे पहले बड़ा फिर उसके छोटा रूप की तरफ अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अपन हिंदी भाषा की व्याकरण में सबसे पहले अध्ययन करेंगे वर्ण विचार का, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। दोस्तों, हिंदी भाषा की व्याकरण इन्हीं 3 भागों में बांटी जाती है, चाहे वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी हो, लेकिन इन्हीं 3 प्रकार से अपन उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, छोटी छोटी जानकारियां ग्रहण करेंगे। दोस्तों, अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। सीधी सी बात है, पहली बात तो वर्ण क्या होता है। यहां से आप 2 चीज और देखो। एक आपने नाम सुना होगा ध्वनि, और एक होता है अक्षर। छोटी क्लासों में अपन ने वर्ण, ध्वनि और अक्षर एक ही चीज पढ़ी थी। अपने को पढ़ाया जाता था कि मुंह से निकली अखंड ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है या अक्षर कहलाती है। लेकिन दोस्तों अपन अभी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन उस समुद्र में छलांग लगा चुके हैं जिसकी गहराई अथाह है। ये कंपटीशन का समुद्र है, ये प्रतियोगिता का समुद्र है दोस्तों, जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सका अब तक। इसमें जितने आप अंदर तक जाते जाओगे उतना सुंदर मोती आपको मिलता जाएगा। तो अपन अब इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन ध्वनि की। ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों? ध्वनि किसे कहते हैं? आज अपन थोड़ा ध्वनि के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्ण, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे अक्षर। दोस्तों तीनों अलग अलग इकाइयां हैं, इसीलिए अपन इनका अध्ययन भी अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात आती है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? अपने वो भाषा की इकाई जिसका सबसे सूक्ष्मतम टुकड़ा हो, या भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके हों, क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। लेकिन यही परिभाषा अपन वर्ण के लिए भी काम में ले सकते हैं कि वह इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वही वर्ण कहलाती है। लेकिन फिर इन दोनों में अंतर क्या होगा दोस्तों? कहां पर इनको अलग अलग करेंगे? बात आती है उच्चारण की। बात आती है उच्चारण की। जैसे मैंने बोला क, मैंने बोला क ख, जब तक मैंने बोला तब तक यह क्या थी? ध्वनि थी। मैंने बोला क, ये क्या थी? ध्वनि थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको लिखित रूप में ले लिया, किस रूप में? लिखित रूप में ले लिया। मैंने उच्चारण किया तब तक तो वह ध्वनि थी, मैंने उच्चारण किया तब तक तो वह ध्वनि थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको लिखित रूप में ले लिया, वह क्या हो गई? वर्ण हो गई दोस्तों। वह इकाई क्या कहलाई? वर्ण कहलाई। फिर सुनिए, यानी ध्वनि और वर्ण छोटा सा अंतर है लेकिन बड़ा है। अगर मैं उच्चारण करूं, मैंने बोला क ख च, तब तक यह क्या है? ध्वनि है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको लिखित रूप में ले लिया, इस क को इस प्रकार से लिख दिया, तो वह क्या हो गया दोस्तों? वर्ण हो गया। वह क्या हो गया? वर्ण हो गया। बात ध्वनि की आई है तो यहां से आपको एक प्रश्न और बताता हूं दोस्तों। ऐसा ही और रिट वाले छात्र विशेष ध्यान दें। एक प्रश्न पूछा जाता है, और पटवारी में तो कहना है कि पटवारी में तो पक्का पूछा जाएगा। एक प्रश्न आता है ध्वनि से, ध्वनि गिनने का। जैसे आपको कोई भी शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कितनी ध्वनियां हैं, इसमें कितनी ध्वनियां हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों। आजकल प्रश्न वो नहीं आएगा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ऐसे प्रश्न अपने किताबों में अच्छे लगते हैं। अगर वास्तविकता में देखें, धरातल पर देखें, पेपर में देखें, तो यह ऊपरी ज्ञान नहीं, आपको प्रतियोगिता रूपी समंदर में गहराई में जाना पड़ेगा दोस्तों। तभी आपको सिलेक्शन रूपी मोती, अपना चयन प्राप्त हो पाएगा दोस्तों। अपन बात करते हैं ध्वनि गिनने की। मान लो एक आपको शब्द मिल रहा है पंचांग। दोस्तों शब्द है पंचांग। 2012 एसआई भर्ती का प्रश्न है। 2012 में जो एसआई राजस्थान एसआई की भर्ती लगी थी, उसमें प्रश्न आया था पंचांग शब्द का विश्लेषण करो। पंचांग शब्द का विश्लेषण। दोस्तों पंचांग शब्द का विश्लेषण क्या होता है? देखिए अपने सामने ऑप्शन थे। पंचांग एक में ये था, एक ऑप्शन में था अपने पास पंचांग। पंचांग एक था अपने पास ऑप्शन में पंचांग, और एक ऑप्शन में था पंचांग। दोस्तों पूछा अगले ने था
कि पंचांग शब्द का विश्लेषण क्या होगा। पंचांग शब्द का विश्लेषण क्या होगा, कहीं भी देख लेना, कहीं भी किताब में आपको नहीं मिलेगा यह नियम। पंचांग नियम का विश्लेषण क्या होगा। यहां पर आपको एक चीज देखनी है, जब आप शब्द का विश्लेषण करो तो आपको यह देखना है, यानी इसमें लगता है अनुस्वार का नियम। अपन इसमें देखेंगे अनुस्वार में, जहां पर अनुस्वार की ध्वनि आती है और उसके बाद, यानी अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, तो अनुस्वार का रूप उस वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। पंचमाक्षर में बदल जाएगा दोस्तों। दोबारा सुनिए, शब्द अपने पास आया पंचांग, यानी अनुस्वार के बाद जो व्यंजन आया, जो व्यंजन आया, वर्ण की जगह आप व्यंजन भी बोल सकते हो, वर्ण भी बोल सकते हो, जो व्यंजन आया उस व्यंजन का पंचमाक्षर में अनुस्वार बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब पहले आया प, यानी ये इधर आ गया प, इसके बाद क्या आना चाहिए, च का पंचमाक्षर। देखिए इसमें च का पंचमाक्षर है क्या, काट दो। इसमें च का पंचमाक्षर है क्या, नहीं है, ये भी काट दो। इसमें भी नहीं है, इसमें यहां पर आ रहा है च का पंचमाक्षर, उसके बाद च आ गया, और यहां पर क्या आ रहा है ग, यानी ग का पंचमाक्षर क्या होना चाहिए, ग। एक चीज और देखना दोस्तों, ये वाला शब्द है, ये वाला अपन इसका उच्चारण अड़य करते हैं, लेकिन ये अड़य नहीं है, इसका उच्चारण होगा ग के रूप में, ग आधा न, और उसके बाद ग और विसर्ग की सी ध्वनि आएगी, अंग। ठीक है, लेकिन कुछ दोष के कारण अपने जो स्कूली शिक्षा है उसमें कुछ त्रुटि रही होगी, इस कारण अपन इसका उच्चारण अड़य के रूप में, यानी इसके रूप में करते हैं, जो कि एक उपक्षिप्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये यहां पर ध्वनि का नियम लगता है अपना। एक और देखें आप, बात करते हैं अपन ध्वनि गिनने की। प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है, और जब ध्वनि गिनने का प्रश्न आएगा तो ये भी कन्फर्म मानो, जो मैं बता रहा हूं लास्ट में वैसा ही पूछा जाएगा। जैसे एक छोटा सा अपन शब्द देखते हैं आम, अपन ने शब्द देखा आम, प्रश्न ये आएगा कि आम शब्द में ध्वनियां कितनी है। दोस्तों अपन को इसका विश्लेषण कर लेना है पहले। ये आ गया आ जोड़ मैं जोड़ ए, आ जोड़ मैं जोड़ ए, और जितने वर्ण होंगे वही क्या हो जाएंगे, उनमें ध्वनियां हो जाएंगी। लेकिन अगर जितने वर्ण होंगे वही होगा तो अगला पूछता क्यों। लेकिन बात क्या है, अंत में यानी शब्दांत अपन बोल सकते हैं, शब्दांत अगर ऐसे हो रहा है, खास ध्यान रखना कौन सा स्वर, ए स्वर, अगर शब्दांत ए स्वर पर हो रहा है तो वह ए नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। दोस्तों खास बात ध्यान रखना, अगर शब्दांत ए पर होगा तो वह ए नहीं गिना जाएगा। अगर ए के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है, ए के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है तो उसको गिनना है। जैसे मान लो एक शब्द आ गया अपने पास आराधना, आराधना, इसमें अंत में क्या है, आ है दोस्तों, अंत में आ है, इसलिए अपन यहां पर आराधना में आ को गिनेंगे। लेकिन आम इसमें अंत में ए आ रहा है, इसलिए अपन इसको नहीं गिनेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जब यह ए अंत में आए तब ही नहीं गिनना है, अगर यह बीच में आ जाएगा तो आपको गिनना पड़ेगा, तभी प्रश्न आपका सही होगा। जैसे अपन इसका विश्लेषण करते हैं तो ए जोड़ रे जोड़ आ जोड़ ध जोड़ न ए जोड़ न जोड़ आ, ये अपने किसका हो गया, आराधना का विश्लेषण हो गया दोस्तों। इसके बीच में एक यहां पर ए आ रहा है, इसको गिनना पड़ेगा, अंत में आ रहा है, इसको भी अपन गिनेंगे। क्यों, क्योंकि अपना नियम क्या था कि अगर अंत में स्वर कौन सा हो,
ए हो तो उसको नहीं गिनेंगे, बाकी को सबको गिनेंगे। बाकी यानी ए के अलावा कोई भी स्वर हो उसको अपन को गिनना है, लेकिन सिर्फ जो अगर आ जाए तो उसको नहीं गिनना है। ये दोस्तों अपना ध्वनि का छोटा सा नियम था। यह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको छोटी सी एक बात बताइए। लीजिए अपन बात करते हैं वर्ण के बारे में, यानी ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होता है। जैसे अपन ने देखा, ध्वनि किसको बोलेंगे? जिसका अपन उच्चारण करेंगे, जिसका अपन उच्चारण करेंगे वह क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। जैसे मैंने क का उच्चारण किया तब तक यह उच्चारण में ही लिया, तब तक यह क्या थी? ध्वनि थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस क को लिखित रूप में ले लिया, यह क्या हो गया? वर्ण हो गया दोस्तों। क्या हो गया? वर्ण हो गया। लिखित रूप में लेते ही वर्ण, जैसे अपन मैंने इसको लिपिबद्ध कर दिया, वह क्या हो गया? वर्ण हो गया। एक शब्द आपने और देखा है, अक्षर। कौन सा दोस्तों? अक्षर। आपने बचपन में भी यही पढ़ा है कि वर्ण, अक्षर या ध्वनि है एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर तीनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अपन उस समुद्र में गोता लगाने जा रहे हैं जहाँ पर आपको मोती का चयन करना है। अक्षर क्या होता है? जब तक यह क हलंत है यह वर्ण कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें स्वर का मेल हो जाएगा, जैसे इसमें स्वर का मेल हो जाएगा, यह किसकी संज्ञा ले लेगा दोस्तों? अक्षर की संज्ञा ले लेगा। दोबारा सुनिए, वर्ण के अंदर, किसके अंदर? वर्ण के अंदर, या अपन ये बोल सकते हैं व्यंजन में। व्यंजन में जब अपन स्वर का मेल कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। कोई भी एक शब्द एक अक्षर का हो सकता है, यानी एक शब्द एक अक्षर का हो सकता है, लेकिन कभी भी एक वर्ण का नहीं हो सकता। जैसे अपन किसी शब्द के अंत में एक काम में लेते हैं है, क्या लेते हैं? है। यह पूर्ण शब्द है। क्या है? पूर्ण शब्द है। तो यह एक वर्ण ना होकर क्या है? अक्षर है दोस्तों। यह अक्षर का ही रूप है। आई बात समझ में यहाँ तक की? इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, अपन इनका अध्ययन करते हुए चलेंगे तो आपको आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और अपन देखते हैं जो कंपटीशन एग्जामों में काफी बार पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? अपन को ऑप्शन मिलेंगे, वाक्य, अक्षर, वर्ण या फिर ध्वनि। वाक्य, अक्षर, वर्ण या ध्वनि। मैंने आपको बताया आपको सूक्ष्मता की तरफ जाना है। जब अपन ने अपभ्रंश पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पूछे हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है और वहां पे ऑप्शन में संस्कृत भी हो और सौरसेनी भी हो, तो आपको सौरसेनी की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि अपन सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाएंगे तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें ध्वनि करेंगे दोस्तों। अगर वहां पर ऑप्शन में अपन को ध्वनि मिलेगा तो वहां पर अपन ध्वनि की तरफ जाएंगे। काफी बार पूछा गया प्रश्न है और काफी अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसमें विवाद भी मिलेगा आपको, अक्षर और वर्ण दोनों में। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर ऑप्शन में आपको ध्वनि मिले तो आपको ध्वनि ही करना है, क्योंकि कंपटीशन गाइड को कभी भी आरपीएससी मान लो या कोई भी परीक्षा एसोसिएशन, परीक्षा जो मंडल होता है वह कभी भी कंपटीशन गाइड को नहीं मानता है दोस्तों। वह या तो मानेगा राजस्थान के द्वारा जो जारी की हुई पुस्तक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जारी की हुई पुस्तक है, या तो वह उसको मानेगा या फिर मानेगा अपने एनसीईआरटी की बुक को। और वहां पर अपन को ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के रूप में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर मान लो आपको ध्वनि ऑप्शन में न मिले तब कौन सा हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा दोस्तों। मान लो आपको ध्वनि न मिले और ध्वनि के स्थान पर मिल जाए शब्द, ध्वनि के स्थान पर मिले शब्द, तो उस समय क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। उस समय वर्ण हो जाएगा। कुछ अध्यापक आपको वाक्य भी बताएंगे,
कुछ अध्यापक आपको वाक्य भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती। यहां से एक प्रश्न और देखें, अगर मान लो आ जाए भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई कौन सी, अगर प्रश्न मान लो ये पूछ लिया जाए आपके पास, तो आप इसका क्या करेंगे? ऑप्शन आपको यह कि ये चारों मिलेंगे, तब आपको क्या करना होगा? शब्द करना होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वर्ण या ध्वनि इनका, या फिर आप अक्षर मान, अक्षर भी वैसे अर्थ दे देता है, लेकिन अपन ध्वनि और वर्ण के बारे में बात करेंगे। ध्वनि और वर्ण कभी भी अपना अर्थ नहीं देते हैं दोस्तों। अगर अर्थ अपन को देखना है तो वह किसका निकलेगा? एक शब्द का ही निकलेगा। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर भाषा की सार्थक इकाई या भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के रूप में अगर आपको काम में लें, तब कौन सा होगा? कौन सा होगा दोस्तों? शब्द होगा। अगर मान लो इसको अपन और गहराई तक लेकर जाएं और आपको पूछ लिया जाए कि साहित्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, साहित्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो उस समय आपको क्या लेकर जाना है? वाक्य पर जाना है दोस्तों। 3% तीनों के अलग अलग उत्तर ऑप्शन लेकिन वे के हुए हैं, सिर्फ भाषा का परिवर्तन हुआ है। अगर मान लो पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब वर्ण होगा, ध्वनि होगी, अगर ध्वनि नहीं होगी तो वर्ण होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वहां पर आपको क्या करना है? शब्द करना है दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए कि साहित्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह साहित्य के साथ एक नाम और दे सकता है, वार्तालाप। वार्तालाप की सबसे छोटी इकाई भी अपना वाक्य ही होता है दोस्तों। शब्द में या वर्ण अक्षर में अपन कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकते। हाँ, ये अपनी देसी भाषा की बात अलग है। किसी भाषा का अपन देशी शब्द के रूप में बिल्कुल अपनी छोटा तरीका निकाल लेते हैं बातचीत का, लेकिन अगर सार्थक तरीके से देखें तो वार्तालाप या साहित्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य है दोस्तों। ये अपनी छोटी छोटी जानकारियां थी जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब वर्ण या ध्वनि होगा। अगर प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब अपने पास हो जाएगा शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि साहित्य की सबसे छोटी इकाई, तब क्या होगा? वाक्य हो जाएगा। जहां तक अपनी बात होती है। अब अपन आगे बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में, यानी वर्णों का विचार करेंगे। अपनी बात हो गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। अब बात करेंगे अपन वर्णों पर। मैंने बता दिया आपको वर्ण क्या होता है, यानी वह लिखित ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके हों, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब अपन बात करेंगे वर्ण कितने होते हैं। प्रश्न काफी बार पूछा हुआ दोस्तों, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? और आपको मान लो ऑप्शन में आ जाए, ए ऑप्शन में दे दे 44, बी ऑप्शन में दे दे 52, सी में दे दे 33 और डी में दे दे 26। क्या करोगे दोस्तों? 44, 52, 33 और 26, इनकी बात करते हैं अपन। अगर मान लो प्रश्न आ जाए वर्ण कितने होते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन सी ऑप्शन की तरफ जाना है? 44 की तरफ जाना है। क्यों जाना है वो अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप कौन सी ऑप्शन की तरफ जाओगे? 44 की तरफ जाओगे। अगर मान लो प्रश्न ये आ जाए वर्ण कितने होते हैं और 44 आपको ऑप्शन में न मिले, तब आप कहां जाओगे? 52 की तरफ जाओगे। लेकिन 44 ऑप्शन में न हो तो जाना है, लेकिन 44 अगर ऑप्शन में है तो आपको 44 ही करना है। 52 कौन से होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। 33 क्या है? अपने व्यंजन होते हैं। आगे बात करेंगे पूरी खुलकर बात करेंगे दोस्तों। व्यंजन कितने? 33 होते हैं। 26 आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इसकी तो बात ही नहीं होती अपने हिंदी वर्णमाला में। ये अपने अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, यानी लेटर होते हैं। बात करते हैं अपन 44 की। 44 वर्ण कौन से हुए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे
वर्ण के या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन परिभाषा आपकी पढ़ी हुई है, एक बार फिर बता देता हूं मैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये परिभाषा अपन आज तक रखते आए हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। एक थोड़ी व्याकरणिक परिभाषा आपको और बता देता हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अपनी उच्चारण ध्वनि में उच्चारण ध्वनि में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। क्या पैदा ना हो? अवरोध पैदा न हो, अवरोध न हो। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं व्यंजन की। वही बात, वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से करें या जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन अपने व्याकरणिक परिभाषा की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण ध्वनि में क्या पैदा हो? अवरोध पैदा हो। क्या पैदा हो दोस्तों? अवरोध उत्पन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। बात करते हैं स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न आ जाए वर्ण कितने होते हैं तो 11 प्लस 33 बराबर कितने हुए दोस्तों? 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। 11 कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, 33 कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? सॉरी 44 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 44 हो गए। यहां तक बात हो गई अपनी ये। अब देखो स्वर 11 कौन से होते हैं आप सबको पता है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ और एक आ जाता है री। हिंदी में यह री एक ही होगा, संस्कृत में एक और आ जाएगा री के बाद आता है ए, आई, अ और औ। ये आप गिन सकते हैं, पूरे 11 हो गए। ये क्या है? स्वर कहलाते हैं। री पर विशेष मैंने बल दिया है, आगे इसमें एक विशेष बात जुड़ती है इसलिए दिया है। अपन बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन है 33। 33 कौन से हुए? 5 तो होते हैं वर्ण वर्ग, क, च, त और प। हर में 5 होते हैं, इसलिए कितने हो गए दोस्तों? 25 हो गए। कौन से होते हैं आपको पता भी है, अगर नहीं है तो मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा इनको। कितने हो गए? 25। 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण, यानी य, र, ल और व। प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, साफ कह देता हूं फिर से। अंतस्थ, इनको कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न यह आया हुआ है अंतस्थ वर्णों का सही क्रम है। हिंदी भाषा में पूछा हुआ है, रिट वाले खास ध्यान रखना। आप संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं। जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चयन किया है, वे खास ध्यान रखना। संस्कृत में य, र, ल, व का क्रम ये न होकर य, व, र और ल होता है दोस्तों। संस्कृत में क्या होता है? य, व, र और ल। लेकिन अपन बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, इसलिए आपको खास ध्यान रखना य, र, ल, व, यही क्रम अपन पढ़ेंगे। अगर आपने इसको कर दिया तो दोस्तों ये मान लो कि 1 नंबर गया आपका। आप हो सकते हैं उसी 1 नंबर से चयन से वंचित रह जाए। किसी भी प्रश्न को छोटा न समझें, किसी भी विषय को आप छोटा न समझें। अपने के मन में भ्रांति होती है कि हिंदी हाँ कर लेंगे, लेकिन नहीं होती है दोस्तों। मैंने देखा है कि जो अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं बच्चे हैं, उनका अपने हिंदी की कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। इसलिए आप हिंदी को कभी भी कमज़ोर न समझें। और कमज़ोर समझने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट पियोन की भर्ती आई, उसमें 40 नंबर की हिंदी आएगी अपनी। 40 नंबर की हिंदी आएगी, मतलब सिलेक्शन का एक बड़ा स्तर। 85 में से 40
85 में से 40 तो अपनी हिंदी आ रही है, मतलब सिलेक्शन का एक बड़ा निर्धारण कर रही है अपनी हिंदी भाषा। तो ये तो है नहीं वो छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा, गहराई में जाएगा तभी तो अपने मोती मिलेगा अपन को दोस्तों। इसलिए आप ये कभी मत समझ लेना कि अपन हिंदी कर लेंगे, हाँ कर तो लेंगे, लेकिन करेंगे किस प्रकार से, जब एक बार अपन को चोट लग जाएगी ना उसके बाद कर लेंगे अपन। इसलिए कह रहा हूँ कि आप कभी भी इसको छोटा ना समझे। चलो वो बात होगी अपनी अलग। बात करते हैं अंतस्थ के बाद एक आते हैं उष्मीय वर्ण, उष्मा वर्ण जिनको बोल सकते हैं अपन। ये होते हैं श, स और स, और एक होता है। इसको काकले भी बोलते हैं दोस्तों, इसको खरतंत्री भी बोलते हैं, इसको अलजीवा भी बोलते हैं, और तीनों प्रश्न पूछे हुए हैं। बात करते हैं 25 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। कितने हो गए? 25 और 8 33 होते हैं दोस्तों। 33 ये और 11 ये कितने हो गए? 33 और 11 44 हो गए, यानी वर्ण कितने पूरे? 44। बात हो गई यहां पर 44 तक की। तो अब अपन बात करते हैं कि जो 52 अपन देख रहे थे वो क्या बला आ गई, ये जो बाकी के आगे जो बच्चे अपने 8 वो कहां से आए? 44 की तो यहां तक बात हो गई। अब अपन बात करते हैं उन 8 के बारे में। तो उन 8 में से 4 तो अपन देखते हैं अपने संयुक्त अक्षर। कौन से दोस्तों? संयुक्ताक्षर। क्या होते हैं आपने सबने पढ़ा है? क्ष, त्र और ग, और एक स्र। क्ष, त्र, ग और स्र। एक बात और आप ध्यान दें इधर, ये जो ग है इसका उच्चारण और इसका निर्माण ये दोनों विरोधाभासी हैं साहब। इसका अगर अपन निर्माण देखते हैं तो इसका निर्माण होता है ज और य से, यानी जो कुछ व्याकरणवेत्ता है वो ये बोलते हैं इसका उच्चारण होना चाहिए ज के रूप में। क्या होना चाहिए? ज के रूप में होना चाहिए, ज। लेकिन अपने जो कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण है या कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार उनकी भाषा विज्ञान की जो किताब है, उनकी सामान्य हिंदी की जो किताब है, उसमें साफ साफ उल्लेख किया गया है कि इसका उच्चारण ज के रूप में न होकर ग के रूप में होता है दोस्तों। वो भी क्यों होता है? आपने साहित्य में एक पढ़ा होगा, एक बड़े अलमस्त फक्कर कबीर के बारे में आपने सुना होगा। और कबीर की जो साखियाँ हैं, कबीर के जो दोहे हैं, कबीर के जो पद हैं, उसमें ज्ञानी यानी ज्ञान की शाखा के वो एक अलमस्त फक्कड़ कबीर थे दोस्तों, फक्कड़ कवि थे, कच्चे वे कवि, या अपन ये बोल सकते हैं वो साहित्य उन्होंने लिख दिया वो भूतो न भविष्य थी, न तो अभी लिखा जाएगा दोबारा और न कभी पहले लिखा गया। वो कबीर, उन्होंने इस ज्ञान का उच्चारण ज्ञान के रूप में किया है, इसका उच्चारण ज्ञान के रूप में किया है। इसी कारण अपने जो कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण है, या अपन बोल सकते हैं राजेंद्र कुमार सिंधिवी जो अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हैं, उनके द्वारा इसका उल्लेख दे दिया गया है दोस्तों, यानी ग के रूप में इसका उच्चारण हो सकता है। बात आ गई यहां तक समझ में आपके? इसके अपन बात करते हैं निर्माण के बारे में। क्ष का निर्माण कैसे होता है? आधे क और स के रूप में। काफी बार पूछा जाता है इनके निर्माण के बारे में भी दोस्तों प्रश्न। आधा क और स ये क्ष का निर्माण हो गया। बात करते हैं अपन तरह के निर्माण के बारे में। आधा त और र ये तरह का निर्माण हो गया। ज का मैंने बता ही दिया आपको, ग का क्या हो जाएगा? ज और य के रूप में इसका हो जाएगा, और सर का तो आपको पता ही होगा, स और र। ये इसका निर्माण हो गया दोस्तों। संयुक्ताक्षर हो गए 4। कितने हो गए? 4 संयुक्ताक्षर हो गए। बात करते हैं अपन और 4 कहां से आते हैं? तो दोस्तों 2 होती है अयोग व है ध्वनिया। अयोग व है ध्वनियां होती हैं दोस्तों 2। कौन सी? एक तो होती है अनुस्वार, एक तो अनुस्वार यानी अपन जिसको इस रूप में लिखते हैं। एक होता है विसर्ग, एक होता है दोस्तों विसर्ग जिसको अपन इस रूप में लिखते हैं। ये 2 क्या हो गई? अयोग व ध्वनि, यानी जिनका योग निश्चित ना हो अपन किसी भी रूप में इनका योग कर सकते हैं, वही क्या है? अयोग व ध्वनियां होती हैं दोस्तों।
और अपन बात करते हैं, यानी दो ये हो गई, और दो होते हैं अपने उत्क्षिप्त वर्ण। क्या होते हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त वर्ण, जिनको अपन ताड़न जात भी बोल सकते हैं, जिनको अपन ताड़न जात भी बोल सकते हैं। कुछ किताबों में इनका नाम द्विगुणी भी मिलता है दोस्तों, द्विगुणी भी इनका नाम मिलता है। उक्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुणी कितने होते हैं? दो होते हैं दोस्तों। कौन से? यहां पर एक तो देखिए ये वाला अड़े, ये बिंदी देख लीजिए कहां पर लगी हुई है, ये तो इसे नुक्ता बोलते हैं, ये इसके नीचे लगी हुई है। अगर इसको यहां पर पड़ोस में लगा देंगे तो ये जो कै वर्ण वाला अंतिम है वो वाला हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिए इस बात, ये नहीं ले रहे हैं अपन। एक तो ये हो गया, और एक आता है ढ, हड़े और ढ, ये चार होते हैं। देखो उक्षिप्त इनको क्यों बोलते हैं? उक्षिप्त का अर्थ है उछलना। जब अपन इनका उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा अपने मुंह के अंदर उछलती है। एक होता है ताड़न जात, ताड़न जात इनको क्यों बोलते हैं? यानी फेंका हुआ, ताड़न जात का मतलब होता है फेंक कर मारना। अपन जब इनका उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा है ऊपर से बिल्कुल झटके के साथ नीचे की तरफ आती है, इसलिए इनको ताड़न जात बोलते हैं। द्विगुणी इनको इसलिए बोलते हैं कि जब इनको शुरू में उपयोग करेंगे तब अलग प्रकार से होगा, और जब अपन बीच में उपयोग करेंगे तब यह अलग तरीके से होगा, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? ताड़न जात बोलते हैं दोस्तों। कितने हो गए? देखिए 44 पहले हो गए थे, 4 यहां से आ गए संयुक्ताक्षर से, 44 और 4 48, 2 अपने आ गए अयोगवाह ध्वनियों से, 48 और 2 50, और 2 अपने आ गए उक्षिप्त वर्णों से, यानी 50 और 2 कितने हो गए साहब? 52 हो गए। लेकिन 52 करने आपको कौन सी स्थिति में है? जब 44 ऑप्शन में न हो तो आपको 52 करने, अगर 44 ऑप्शन में है तो 44 ही आपको करने हैं दोस्तों। यह बात यहां तक अपनी होती है। बाकी उक्षिप्त और अयोगवाह ध्वनियों के बारे में 2 और बातें रहेंगी जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना अध्ययन जारी रखें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये दोस्तों ये माँ सरस्वती का भंडार है, ये माँ सरस्वती का प्रसाद है। आप इसको जितना फैलाओगे उतना लोगों तक पहुँचाएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात और, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका उत्तर निसंदेह आपको मिलेगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय राजस्थान।